योर बायो टीचर। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज चैप्टर 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो अगर मैं एक सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन की बात करें यहाँ पे तो देखिए लाइफ स्पैन लिखा भी हुआ है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज़ नोन एज लाइफ स्पैन। यानी कि जो बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है यानी कि टाइम गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ओके, लाइफ स्पैन जो होता है वो लाइफ स्पैन डज नॉट depend on size of organism। तो जो लाइफ स्पैन होती है वो जो ऑर्गेनिज्म की साइज़ होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्रो एंड पैरट की, क्रो एंड पैरट, तो क्रो की अगर आप लाइफ स्पैन देखेंगे तो ये 14 से 20 ईयर्स होता है। एंड अगर पैरट की बात करें तो ये 140 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। अच्छा, अगर आप क्रो एंड पैरट की बात करेंगे तो क्रो एंड पैरट को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये साइज़ में सिमिलर होते हैं। तो साइज़ इन सिमिलर, बट आपको लाइफ स्पैन जो है वो आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मतलब क्रू जो है वो 14 से 20 ईयर्स है, पैरट जो है वो 140 ईयर्स है। तो वही बताया गया कि ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, जो ये लाइफ स्पैन जो होता है इसमें कुछ वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। लाइफ स्पैन में क्या हमको देखने को मिलते हैं, वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। वेरिएबल्स ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो क्रो एंड पैरट है, क्योंकि ये सिमिलर इन साइज़ के हैं लेकिन इनके लाइफ स्पैन में वेरिएबल देखने को मिल रहा है। क्योंकि क्रो की जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब लाइफ स्पैन जो होती है वो 14 से 20 ईयर्स होती है, जबकि पैरट की बात करें तो 140 ईयर्स होती है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी की ही लाइन है, इट डोंट कोरिलेट विद द साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ तो लाइफ स्पैन तो वेरिएबल होता है बट डेथ जो होती है वो डेथ इज़ सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का मतलब ये होता है कि डेथ जो है वो तो श्योर है, मतलब वो तो होनी ही है। ठीक, बट कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे यहाँ पे दिया है नो वन इज़ इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमर हैं, जो कि कभी उनकी डेथ नहीं होगी, एक्सेप्ट बात करूँ मैं यहाँ पे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसा माना गया है, एनसीईआरटी ने बोला है ऐसा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, इमोर्टल होते हैं। यानी कि उसमें डेथ वाली नेचुरल डेथ जो होती है वो पाई नहीं जाती है। अच्छा, ये कब कंडीशन फॉलो हो सकता है, लाइक अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ, जैसे अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा को अगर आप फूड रिसोर्सेज देते रहेंगे, मतलब अगर आपने फूड इसको देते रहें, फूड रिसोर्सेज अगर आपने इसको अवेलेबल कराएं और जो कंडीशन होगा वो फेवरेबल होगा, कंडीशन जो होगा वो फेवरेबल, कंडीशन फेवरेबल का मतलब यहाँ पे है कि जो इन्वायरमेंट है अमीबा के ग्रो करने के लिए वो फेवरेबल है, मतलब उसे वहाँ पे सब चीज़ें जो उसको रिक्वायरमेंट है वो उसको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस ग्रो करता रहेगा। तो ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो डेथ जो होती है वो सर्टेन एक प्रोसेस है, यानी कि डेथ श्योर है। बट यहाँ पे अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डेथ जो होती है उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती है, मतलब कि ये इमॉर्टल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है कि पहली बात कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो होता क्या है, तो होता है यहाँ पे प्रोड्यूस
progeny itself। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये क्या करती है, अपनी प्रोजेनी खुद प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस ये हो सकता है कि जो रिप्रोडक्शन है, इनके दो मेन पर्पस हो सकते हैं। दो मेन पर्पस क्या हो सकते हैं? पहला हो जाएगा इसमें कि जो वेरिएशन पाए जाते हैं इंडिविजुअल में, और दूसरा हो सकता है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि प्रोजेनी प्रोड्यूस की जाती है, एंड रिप्रोडक्शन करी क्यों जाती है? ताकि यहाँ पे वेरिएशन आ सके और क्या आ सके, लाइफ की कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रह सके। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। क्योंकि अगर मुझे अपनी मतलब अगर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लूँ, तो अगर ह्यूमन बींग्स को इस अर्थ पे एग्जिस्ट करना है तो उनको कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा, ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है, यानी कि जो ह्यूमन की स्पीशीज़ है, वो अर्थ पे कंटिन्यूटी बनी रहे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये पहली बात कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होती है वो यंग वन प्रोड्यूस करती है इटसेल्फ, और फिर ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, और फिर ये मैच्योर होके ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं और ये भी यंग वंस जनरेट करते हैं। आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि लाइफ स्पान जो होती है वो एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम गैप है जो नेचुरल डेथ यानी जो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच पाया जाता है, बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच पाया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइफ स्पैन जो होती है वो, इसको हम बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर सकते साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि अगर मैं साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो ये लाइफ स्पान जो होती है वो डज़ नॉट डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ एनिमल्स। बिकॉज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे लाइक हम लोग देखिए सिमिलर साइज़ के दो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इंडिविजुअल, एक क्रो है, एक पैरट है, दोनों सेम साइज़ के ही होते हैं, लेकिन क्रो की जो लाइफ स्पैन होती है वो 14 से 20 ईयर्स होती है, जबकि पैरट की बात करें तो ये 140 ईयर्स होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसी तरीके से हमको लाइफ स्पैन में वेरिएबल देखने को मिल रहा था। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लाइफ स्पैन तो जो वो तो वेरिएबल होती ही है, लेकिन जो डेथ होती है वो एक सर्टेन प्रोसेस है। सर्टेन प्रोसेस मीन्स कि यहाँ पे जो डेथ है वो श्योर है, मतलब डेथ तो होनी ही होनी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूँ, एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें डेथ पाई नहीं जाती है। अब भाई जो डेथ नहीं होता उनमें क्या, उनको क्या बोला जाता है, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि अमर जिसे बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इनमें नेचुरल डेथ पाई नहीं जाएगी। नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, हाँ किसी रीज़न से ये ज़रूर डेथ कर सकते हैं, बट नेचुरल डेथ नॉर्मली नहीं पाई जाती। अच्छा, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं पाई जाती? जैसे लाइक मैं अभी एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग अमीबा की बात करें यहाँ पे, तो जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है कि उसको अगर आप फूड रिसोर्सेज कंटिन्यूटी आप अगर अवेलेबल कराएं, कंटिन्यू अगर आप अवेलेबल कराएं, तो ये कंटिन्यूस डिवाइड एंड ग्रो, डिवाइड एंड ग्रो, डिवाइड एंड ग्रो क्या करें होता रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस प्रोजेनी इटसेल्फ, यानी कि ये जो होते हैं ये प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं खुद से। अच्छा, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? तो रिप्रोडक्शन के मैंने बताया दो पर्पज़ है, एक होता है वेरिएशन, दूसरा होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। यानी अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स में जितने भी ह्यूमन हैं आपको एक जैसे तो देखने को नहीं मिलते, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है ये आगे अभी हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शन के वजह से ये वेरिएशंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस विच इज़ टर्न मैच्योर टू गिव राइज टू देयर यंग वंस।
मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, और यही यंग वंस जो होते हैं वो आगे मेच्योर होके ये आगे फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे और आगे फिर से ये यंग वंस ही बनाएंगे। तो वही चीज़ मैंने बताया हुआ यहाँ पे अभी कि रिप्रोडक्शंस इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। वही मैंने बोला कि अगर स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी आप चाह रहे हैं कि अर्थ पे बनी रहे तो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। ठीक है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, यानी एक जनरेशन्स के बाद दूसरे जनरेशन्स में स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपको रिप्रोडक्शन दिख रहा है ये डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड कर सकता है हैबिटेट, मतलब कैसा हैबिटेट है, मतलब रहने का स्थान कैसा है, वहाँ का फिजियोलॉजी कैसा है, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, और ऑर्गेनिज्म के अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक मेटाबॉलिज्म अगर मैं बात करूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ अगर मैं इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल देखूँ तो उसका जन्म होता है यानी बर्थ होती है, बर्थ के बाद वो ग्रो करता है, और ग्रो के बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इसी ये जो बर्थ ग्रोथ हुआ फिर बीच में कहीं रिप्रोडक्शन भी आता है। तो इस जो भी इंडिविजुअल है जिसकी बर्थ हुई है उसका बीच में रिप्रोडक्शन फेज़ आएगा जो रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और फिर जब इसकी डेथ हो जाएगी तब तक वो इंडिविजुअल जो होगा वो ग्रो करेगा, फिर उसकी डेथ होगी। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। आई होप सो कि आपको स्लाइड जो होगी वो क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होंगे? तो दो टाइप्स के होंगे। दो टाइप्स की बात करें तो एक आपको देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपको देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल सेक्सुअल मतलब क्या है ये देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है सिर्फ सिंगल पेरेंट का। इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो सिंगल पेरेंट की होती है, और इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और साथ ही साथ ये जो अगर मैं बात करूँ तो टेक टाइम लेस प्रोसेस है। तो ये टेक टाइम लेस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो भी आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग आपको जल्दी मैच्योर देखने को मिलते हैं, और एक टाइम पे कई सारे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं कई सारे नंबर में, और यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है इसमें कि इसमें गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स आप लोगों ने सुना होगा। गैमीट्स की अगर बात करूँ तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं मेयोसिस। मेयोसिस जो कि एक तरीके का सेल डिवीज़न है। ये मेयोसिस क्यों होता है? क्योंकि मेयोसिस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। तो दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, कौन कौन से? एक बनता है मेल गैमेट और एक बनेगा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जो गैमेट का फॉर्मेशन है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी, मतलब गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि पहली बात यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। एंड इसमें दिया है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नहीं हो सकता ये तो पता है, वो हो सकता है किसमें? तो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करूँ तो आपने एक प्रोसेस कभी सुना होगा आई थिंक, कि एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, जैसे हनी बी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि हनी बी जो होती है यहाँ पे एक मियोसिस प्रोसेस होता है, वही मियोसिस सेल डिवीज़न होता है जिससे बनता है एग सेल। ठीक है, एग सेल। और क्योंकि यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं, ये एग सेल क्या है? एक तरीके का फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है।
और ये फीमेल गैमेट जो होती है वो n नंबर में होती है। अच्छा, यही जो एक सेल होती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं फिर से लिखूँ अगर, तो एक्सेप्शन हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एक्सेप्शन की बात करें यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है मेयोसिस। हनी बी, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, हनी बी, हनी बी जो मधुमक्खी होती है। तो उसमें मेयोसिस होता है, और मेयोसिस से यहाँ पे एक फीमेल गैमेट बनती है। जैसे, अच्छा, मेयोसिस किस में होता है, तो एक क्वीन होती है इसमें, रानी जिसे बोलते हैं, क्वीन होती है, और यहाँ पे ये 2n होती है, और यहाँ पे एक सेल होता है। जो एक सेल होती है वो n नंबर में होती है, और ये है क्या, तो ये है फीमेल गैमेट। अच्छा, अब यही बात करें तो इसी एक सेल में क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है। यही जो एक सेल है यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है, और ये बन जाता है ड्रोन। तो देखिए यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ है, माइटोसिस हुआ है, क्योंकि अगर गैमेट्स बनाना है तो मियोसिस ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ड्रोन बनता है। ड्रोन भी क्या है, एन है, और ये क्या होता है, मेल गैमेट। तो ये जो आपको यहाँ पे माइटोसिस देखने को मिलता है, ये प्रोसेस है क्या, तो यही तो वो प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ है और फिर भी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको गैमेट्स फॉर्मेशन दिख रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यही अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, पहली बात कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बात अगर मैं बात करूँ तो इसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बोथ पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, अच्छा, तो ये मोर टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस, मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट द बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, एक मेल पेरेंट्स होगा, एक फीमेल पेरेंट्स होगा। और याद क्या रखना है आपको कि ये एक तरीके का जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक तरीके का क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि जब आप आगे की क्लासेस IC में पढ़ेंगे तो आपको एक सिंबल मेल और फीमेल के लिए दिखाया गया है। जैसे मेल की बात करूँ अगर मैं, तो मेल के लिए जो सिंबल दिखाई देता है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो फीमेल के लिए जो होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आगे आपको काम देगा, याद रखना है आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एक मेल पेरेंट्स और एक क्या होगा, फीमेल पेरेंट्स। और यहाँ पे जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स बनती है, जो सपोज़ कि मैं अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो ये एक हो गया मेल गैमेट और ये एक हो गया फीमेल गैमेट। ये गैमेट है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये गैमेट है, इनका क्या हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, फ्यूज़न। और याद रखिएगा जो भी गैमेट होते हैं वो कैसे नंबर में होते हैं, तो हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, यानी n नंबर में। और यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा जिसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जाइगोट, क्योंकि n + n मिल रहे हैं तो ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n। ये चीज़ याद रखिएगा, वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि एंड ऑल्सो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, छोटा सा हम लोग एड ऑन कर देते हैं, टू प्रोड्यूस जाइगोट, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, याद रखिएगा।
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोगों ने, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो याद रखना है आपको, एक सिंपल प्रोसेस है एंड ये टाइमलेस प्रोसेस है, और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता ये तो पता ही है, हो सकता है तो किस में हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस में भी हनी बी में याद रखना है आपको कि ये जो ड्रोन बनता है, ये जो ड्रोन बनता है ये कैसे बनता है, तो विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि एक मेल गैमेट है। यहाँ पे गैमेट्स बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल गैमेट बनती है यानी क्वींस एग सेल, तो उसमें क्योंकि मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पहली बात ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और यहाँ पे दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे 2 गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, और ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट भी एन होता है और फीमेल गैमेट भी एन होता है। यहाँ पे मीन्स फ्यूज़ करेंगे तो एन प्लस एन क्या बनेगा, 2n, और जो 2n वाला स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे चल के एक इंडिविजुअल बना लेता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ मैंने बताई, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए क्या लिखा हुआ है, सब मैंने जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, असेक्सुअल। इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे आप मेल और फीमेल नहीं बता सकते ना, आप एक ही इंडिविजुअल लेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, सिंगल पेरेंट, है ना। तो इन दिस टाइप अ सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। द प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जैसे जस्ट सपोज सोचिए कि यहाँ पे ये क्या है, एक अमीबा है, ये क्या है, एक अमीबा है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का अमीबा है। अमीबा आपको पता ही है एक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, और ये क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। और थोड़ा इसको इस टाइप से स्ट्रक्चर हम, थोड़ा इस टाइप से स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक, ओके। तो ये क्या है, ये होता है स्यूडोपोडिया जिसे बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, जो कि अमीबा में पाया जाता है। स्यूडोपोडिया है क्या, तो ये होता है फॉल्स फूट, फॉल्स, ये फॉल्स फूट यानी झूठा पैर, होता तो नहीं है पैर लेकिन ये पैर की तरह ही काम करता है। तो ये करता क्या है स्यूडोपोडिया, ये करता है कैप्चर द फूड, मतलब इसको कहीं भी अगर फूड दिखेगा तो ये फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ये काम होता है स्यूडोपोडिया। अच्छा, अमीबा है, अमीबा में एक स्पेशल टाइप का अगर मैं बात करूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि एक अमीबा जो होती है वो बीच से डिवाइड हो जाती है, और ये किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकती है। तो एनी प्लेन, मतलब अगर मैं डिवीज़न बात करूँ तो डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न एट एनी प्लेन, तो ये डिवीज़न किसी भी प्लेन में हो सकता है, लेकिन ये डिवाइड करके 2 ही बनाएगी, याद रखिएगा, ये डिवाइड करके 2 ही अमीबा। तो ये देखिए अमीबा हो गया इस तरीके से, ये हो गया पहला अमीबा, और यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया दूसरा अमीबा। अच्छा, ये डिवाइड कैसे करती है, तो पहले क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, पहले क्या होता है, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस पहले क्या होगा, याद रखिएगा, पहले जो होता है वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड। तो न्यूक्लियस डिवाइड करके एक न्यूक्लियस है तो कितने बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस। अभी एक ही अमीबा के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बीच में इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होके क्या होते हैं, 2 अमीबा बना लेते हैं और फिर आगे मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो अमीबा है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यही आगे चल के क्या हो गया, 2 अमीबा में बना लिया,
ये देखिए बिल्कुल अमीबा जो होता है ये अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एक ही जैसा है, मतलब जैसा जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाएगा वैसा ही इसके पेरेंट्स में पाया जाएगा। ये एक दूसरे के क्लोन, मतलब अगर मैं बात करूँ तो जेरोक्स कॉपी होते हैं, या मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये कैसे होते हैं, जेरोक्स कॉपी होते हैं एक दूसरे के। ये अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, जेरोक्स कॉपी होते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली की बात करें तो शेप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर भी कुछ एकदम डिक्टू जैसे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल जेरोक्स कॉपी अपने पेरेंट्स के। और जेनेटिकली की बात करूँ तो जो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता था वही सेम न्यूक्लियस इसमें ही पाया जाता है। तो वही लिखा है मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली एंड टू दी पेरेंट, मतलब ये बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कौन आता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया आएगा, सॉरी मोनेरा में बैक्टीरिया आएगा। और जो प्रोटिस्टा होते हैं याद रखिएगा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा में। और मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया। याद रखिएगा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इस सब में क्या पाया जाएगा, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो सेल का डिवीज़न होता है वो इटसेल्फ, मतलब खुद से सेल डिवाइड करता है, जो कि एक टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक ऐसा टाइप है जिसमें सिंगल पेरेंट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग। अच्छा, ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोन्स का मतलब समझिए सीधा सा मतलब जेरोक्स कॉपी, एक दूसरे के भी अपने पेरेंट्स के भी जेरोक्स कॉपी होते हैं। किस तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म रूप से और जेनेटिकली रूप से क्या होते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो कि बिलोंग करता है प्रोटिस्टा और मोनेरा में। मोनेरा की बात करूँ तो मोनेरा में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड प्रोटिस्टा की बात करूँ तो इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपको देखने को मिलता है, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम की बात करें यहाँ पे। आई थिंक आपको ये स्लाइड क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि मीन्स ऑफ, मतलब अगर मीन्स कुछ हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इसको मोड बोल सकते हैं। किसका मोड क्या हो सकता है, मीन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है और सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पहला प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है जो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दिया है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अभी जस्ट हम लोगों ने अमीबा में देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप इनटू एन अडल्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा एंड पैरामीशियम। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, क्या याद रखेंगे कि ये आप लोग पढ़ रहे हैं किसमें, याद रखिएगा प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा क्या होते हैं तो याद रखिएगा ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अगर मैं प्रोटिस्टा में तो आपको याद क्या रखना है, जैसे अमीबा में वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं। अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन का प्लेन जो होता है वो आप किसी प्लेन से भी उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, एनी प्लेन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूग्लिना की बात कर लेती हूँ। यूग्लिना की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन आपको देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स प्लेन आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं पैरामीशियम की बात करूँ तो पैरामीशियम में आपको लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। कभी कभी पूछ भी लेता है नीट में तो और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना होगा। तो हम लोगों ने देखा अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। तो वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो अमीबा, मान लीजिए ये अमीबा की एक
सेल है, एक अमीबा है। पहले क्या होता है कि ये जो अमीबा का न्यूक्लियस है, पहले इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। तो देखिए अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। फिर न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद इसकी साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने का टर्म आता है। तो अब क्या होगा, अब जो इसमें साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड करेगा। तो साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड करेगा तो देखिए यहाँ पे यही है, यहाँ पे अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से, ये हो गए 2 न्यूक्लियस और यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होगा कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से बीच से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। एक न्यूक्लियस यहाँ आ गया, एक न्यूक्लियस ये है। अभी आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ्स। हाफ्स यानी आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यही हाफ पार्ट जो होगा ये आगे ग्रो करेगा, और ग्रो करके क्या बना लेगा, एक अमीबा बना लेगा जो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जीरोक्स कॉपी होगी। 2 तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। आई थिंक आपको क्लियर होगा। पैरामीशियम में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, तो इन दिस प्रोसेस देखिए यहाँ पे अमीबा का कुछ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो पहले क्या होता है, ये है यहाँ पे, याद रखिएगा स्यूडोपोडिया। ये यहाँ पे क्या है, तो स्यूडोपोडिया है, ये न्यूक्लियस है, और ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, तो ये वैक्यूल है। ओके, तो ये वैक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, ये पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड। तो देखिए 2 न्यूक्लियस बन गए, एक ये वाला न्यूक्लियस और एक ये वाला न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए यहाँ से बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ग्रूव, ठीक है। तो यहाँ से ये डिवाइड होके 2, देखिए 2 अमीबा बन गए, 2 डॉटर सेल बन गए, और ये 2 डॉटर सेल आगे मेच्योर होके ग्रो करके 2 अमीबा बना लेंगे, बड़े बड़े अमीबा बन जाएंगे, जैसा ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल रूप से भी और जेनेटिकली रूप से भी। अब बात करते हैं बर्डिंग का। तो बर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो बर्डिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली टू फॉर्म बर्ड्स which remain attached to the parent initially and then detach and develop into mature cell, example yeast। देखिए यहाँ पे ये आपको एक yeast सेल दिया गया है, क्या है ये, तो याद रखिएगा एक yeast बनाया गया है। yeast में आपको दिख रहा होगा कुछ, अगर मैं बात करूँ तो yeast में आपको एक आउटर ग्रोथ दिख रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। क्या बोलेंगे, बर्ड। तो ये देखिए बर्ड लिखा हुआ है। तो इनिशियली जब ये बर्ड ग्रो करता है, देखिए पहले बहुत छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ी, फिर धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ी। तो ये जब धीरे धीरे साइज़ बढ़ता है इनिशियली, यानी स्टार्टिंग की बात करें शुरुआत में, तो ये देखिए ये इसका, ये क्या हो गए, ये जो यीस्ट है ये इसके लिए क्या कहलाएगा, ये इसके लिए पेरेंट प्लांट कहलाएगा, पेरेंट प्लांट कहलाएगा, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, तो देखिए एक ही इंडिविजुअल यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये जो बर्ड आपको दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है, ये अपने पेरेंट प्लांट से देखिए अटैच्ड है, ये देखिए बिल्कुल, अगर आपको दिख रहा हो, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए अटैच्ड है, यहाँ पे ये अटैच्ड है। अच्छा, जब ये आगे की तरफ ग्रो करने लगता है, जब आगे की तरफ और ये ग्रो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब आगे की तरफ ये ग्रो करेगा तो ये हो गया इसका पेरेंट प्लांट, और यहाँ पे ये बन गया बर्ड, मतलब ये इसका पेरेंट प्लांट है। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा। और डिटैच हो गए, ये जो पेरेंट प्लांट था वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ जैसा था, और ये जो बर्ड था
ये आगे ग्रो करके बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही बना लेगा। तो ये देखिए, ये यीस्ट हो गया, ये पहला यीस्ट था, ये दूसरा यीस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए एग्जाम्पल में यीस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अटैच होता है अपने पेरेंट प्लांट से। इनिशियली में अटैच होता है और बाद में ये क्या होता है कि डिटैच हो जाता है और डेवलप कर जाता है इनटू मैच्योर सेल में। ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल यीस्ट का। आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो हम लोगों ने बाइनरी फिजन देखा, बाइनरी फिजन हम लोग अमीबा में देखा। इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ्स डेवलप्स इनटू एन अडल्ट। तो याद रखना है आपको कि पहले अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और ये दो हाफ्स अमीबा में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और यही दो हाफ्स अमीबा जो होता है ये आगे चल के मेच्योर होके बिल्कुल जैसा अपने पेरेंट्स के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इसीलिए इन्हें क्लोन बोला जाता है। क्लोन याद रखिएगा, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल। उसके बाद हम लोगों ने बडिंग देखा। तो बडिंग में क्या होता है, हम लोगों ने एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल यीस्ट होता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो सेल डिवाइड होती है अनइक्वल। अनइक्वल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो बड है ना, इसकी साइज़ देखिए पहले छोटी है, तो हो सकता है यीस्ट का साइज़ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले और कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिले। ये क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और पहले ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, तो बर्ड्स का। तो इनिशियली में क्या होता है कि जो बर्ड्स होती है ये अटैच होती है अपने पेरेंट्स से इनिशियली में, लेकिन बाद में जैसे जैसे बर्ड्स की साइज़ बढ़ती है ये डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से और डेवलप कर जाता है एक मेच्योर सेल में। एग्जाम्पल आपको याद रखना है यीस्ट में। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोनिडिया। तो कोनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। और याद रखिएगा पेनिसिलियम जो है ये एक तरीके का फंगी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको फंगस दिख रहा है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम है ये। तो पेनिसिलियम में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। और ये क्या है, तो कोनिडियोफोर जो है इसे हम लोग एक तरीके से फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर इस तरीके से स्पोर्स लगे होते हैं। तो कोनिडिया क्या है, ये स्पोर है, याद रखिएगा। तो ये स्पोर्स लगे होते हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। और यही स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके फिर से क्या बना लेंगे, पेनिसिलियम बना लेंगे, यानी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। अच्छा, जेम्यूल्स क्या होते हैं, तो आई थिंक आपको ये कोनिडिया वाला स्ट्रक्चर क्लियर होगा। तो कोनिडिया क्या है, याद रखिएगा, स्पोर है। क्या याद रखना है आप लोग को, स्पोर है, ये स्पेशल टाइप का स्पोर है। और यही स्पोर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस में आगे ग्रो करके पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे बोलते हैं पेनिसिलियम। जेम्यूल्स की बात करें तो जेम्यूल्स आपको क्या दिखते हैं, स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस क्या है, तो स्पॉन्जेस एक फाइलम में आता है जिसे बोलते हैं पोरीफेरा। पढ़ा होगा आप लोगों ने एनिमल किंगडम का जब क्लासिफिकेशन 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा पोरीफेरा। फिलहाल हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो ये स्पॉन्जेस है। स्पॉन्जेस देखिए, अगर आपको ये डी वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आपको स्पॉन्ज दिख रहा होगा। अच्छा, जेम्यूल्स है क्या, तो ये जो आपको दिख रहा है बीच का स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं जेम्यूल्स, ठीक है। तो जेम्यूल्स कुछ नहीं है, जेम्यूल्स अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक तरीके का स्पोर है, लेकिन कैसा स्पोर है, तो याद रखिएगा एंडोजीनस स्पोर है, एंडोजीनस स्पोर है। लेकिन ये क्योंकि ये स्पॉन्जेस के अंदर है, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। और ये जो पेनिसिलियम का अगर आपको स्पोर दिख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, याद रखिए, क्योंकि ये बाहर दिख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस स्पोर, एक्सोजीनस स्पोर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्पोर जो होता है एंडोजीनस स्पोर है और इसी से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म यानी नया स्पॉन्ज जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अच्छा, ये जो ए वाला स्ट्रक्चर है ये दिया हुआ है क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। तो क्लेमाइडोस्पोर क्या है, ये क्लेमाइडोस्पोर है। तो होता क्या है कि ये क्लेमाइडोमोनास होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बनाया जा रहा है ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है।
क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, इस तरीके से कर्व शेप का एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें थोड़ी इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये कैसा होता है, तो कर्व शेप का क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अच्छा, ये क्लेमाइडोमोनास है क्या, तो याद रखिएगा ये एक एल्गी है, ठीक है, ये एक एल्गी है। अच्छा, इसके ऊपर इस तरीके से पाए जाते हैं फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेला किस लिए होते हैं, तो याद रखिएगा ये मूवमेंट के लिए होते हैं, यानी कि मूवमेंट के लिए होते हैं। और जिनके पास फ्लैजेला होता है वो क्या होते हैं, वो मोटाइल कहलाते हैं। मोटाइल यानी कि वो चल सकते हैं। तो इसी क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसी क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, तो बहुत सारे बन जाते हैं यहाँ पे जू स्पोर जैसे स्ट्रक्चर। इस तरीके से बहुत सारे जू स्पोर बन जाते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जू स्पोर। तो जू स्पोर याद रखिएगा एन नंबर में होता है। एन का मतलब ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये कैसे होते हैं, तो क्योंकि इनके पास फ्लैजेला होती है तो ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। और ये कहाँ पे मूव कर सकते हैं, तो वाटर के अंदर ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही एक्सोजिनस स्पोर यानी कोनिडिया की बात करें तो जो कोनिडिया स्पोर जो होती है, याद रखिएगा ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फ्लैजेला होता है वो एब्सेंट होता है। और क्योंकि इसके पास फ्लैजेला नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है, तो ये मूव कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एयर। तो ये एयर के थ्रू क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे एयर के थ्रू, और ये जर्मिनेट हो जाएंगे, सॉइल में गिरेंगे, वहीं पे ये जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नया पेनिसिलियम बना लेंगे। और क्लेमाइडोस्पोर की बात करें तो इसके अंदर जूस्पोर होता है। फिर ये जूस्पोर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आएगी, तो फेवरेबल का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है, जूस्पोर क्या होते हैं, बाहर की साइड निकल जाते हैं। ये बहुत सारे जो जूस्पोर बने हुए हैं ये बाहर की साइड निकल जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे और बना लेंगे, यही आगे चल के बना लेगा क्या, क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखिए, ये है हाइड्रा। अच्छा, हाइड्रा में क्या होता है कि यहाँ पे ये आपको छोटा सा हाइड्रा एक दिख रहा है, ये देखिए, ये एक छोटा सा आपको हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये क्या है, तो इस छोटे से हाइड्रा को क्या बोलते हैं, तो इस हाइड्रा को हम लोग बोलते हैं बर्ड। क्या बोलेंगे, बर्ड। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये बॉडी के जस्ट ऊपर सरफेस पे है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोजिनस बर्ड बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस जैम्यूल्स को स्पोर न बोल के स्पॉन्जेस में आप इसको बर्ड भी बोल सकते हैं, बर्ड। स्पोर न बोल के, स्पोर सही नहीं होगा क्योंकि ये स्पोर जो होता है हम लोग अभी हम लोगों ने फंगस में देखा, तो यहाँ पे आप एंडोजिनस बर्ड बोल सकते हैं। तो स्पॉन्जेस में आपको एंडोजिनस बर्ड देखने को मिलता है और हाइड्रा में आपको एक्सोजिनस बर्ड देखने को मिलता है। यही एक्सोजिनस बर्ड जो होती है यहाँ से ये आगे ग्रो करेगी और फिर ये यहाँ पे डिटैच हो जाती है और डिटैच होके एक नया हाइड्रा बना लेती है। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये हम लोग किस में पढ़ रहे थे, याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कोनिडिया एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो पेनिसिलियम में हम लोगों ने देखा कि पेनिसिलियम में एक फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप का स्पोर लगता है क्योंकि ये बाहर की साइड लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोजिनस स्पोर। और यही आगे कोनिडिया क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। और क्या इनकी खास बात है, फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं तो नॉन मोटाइल होते हैं। और ये कैसे जाएंगे फिर, मतलब ये कैसे स्पोर्स जो होगा ये कैसे जर्मिनेट होगा, तो ये मान लो एयर चली, हवा चली, तो हवा की वजह से ये जो स्पोर होते हैं ये नीचे सॉइल में गिर जाते हैं और सॉइल में जैसे गिरते हैं तो फिर ये जर्मिनेट हो जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो स्पॉन्जेस। और स्पॉन्जेस किसे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एक एनिमल किंगडम है जिसे बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक, पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर राउंड राउंड जैसा स्ट्रक्चर। तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, तो इसे अंदर है तो क्या बोलेंगे? एंडोजिनस, और इसे भी बर्ड्स बोलते हैं। तो ये एंडोजिनस बर्ड है, और आगे ये ग्रो करके क्या बना लेता है? पूरा का पूरा स्पॉन्ज बना लेगा। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे जूस स्पोर। जूस स्पोर में देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा एल्गी। एल्गी में भी कौन सा एग्जाम्पल देखा? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है कि जब इसके अंदर बहुत सारे जूस स्पोर बन जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जूस स्पोर क्या होते हैं? लिबरेट हो जाते हैं। ये जूस स्पोर क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे बाहर की साइड में, और ये ग्रो करके पूरा का पूरा क्लेमाइडोमोनास के जैसा स्ट्रक्चर या क्लेमाइडोमोनास ही बना लेते हैं। इसके बाद बात करें हम लोग हाइड्रा में, तो हाइड्रा में भी बर्ड्स के जैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है, बॉडी से एक स्ट्रक्चर लगी है छोटी सी, अभी छोटी ही है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बर्ड्स। क्योंकि ये बॉडी के बाहर लगी है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे? एक्सोजिनस बर्ड, एक्सोजिनस बर्ड्स। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जैसे बोलते हैं माउथ। तो एक्सोजिनस बर्ड्स क्या करती है? आगे की तरफ ग्रो करती है, और फिर क्या होगा कि ये आगे की तरफ ग्रो करके फिर ये आगे की तरफ डिवाइड होके